प्रेम की होली मुंशी प्रेमचंद। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ, मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद है। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी, किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बोले को सानी देना, फिर उपले पातना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय धोने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उसे सारी कथा कहती, पर वह एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके विधवा का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर कुल्हाड़ियां पड़ती, उसकी माँ को गालियां पड़ती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा हो उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही न जाता। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ी पहनी। गंगी की साड़ी ना रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरे साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया, वह पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद आता था। तीसरी पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए, या लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू मातों ने भांग बनवा रखी थी, चरस गांजा माजूस सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भांग पीसी थी, मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते थे, अच्छी तरह हो ना बेटी? या चुहल करते, क्यों रे गंगिया, भाव तुझे खाना नहीं देती क्या, जो तू इतनी दुबली हो गई है? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी, न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भांग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपने चौखट पे खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था, कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा, वह ना गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींच लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्ध कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धि सिंह का लड़का गरीब सिंह। बुद्धि रीति व्यवहार से आते जाते थे, उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा है। गंगी, या तो पहले पहलाया है? मैकू, हाँ, और तो कभी देखा नहीं। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसे ही मीठी बोली। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धि के बखार में अनाज रखने को जगह न थी, पर चमार को भी देता था। वही इसका भी स्वभाव है। गोरो आ रहे थे, गंगी पगिया लेने भीतर चली, पर वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पात रही थी। सहसा उसने देखा, वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा है। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा वह ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह, माँ ने कहा, किसी काम से आया होगा। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पातने लगी, पर ओपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौकर पातने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहनी थी। उसने अपने मुख भाषा से कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा या वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय मैकू दौर पे बैठे सूत काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो दौर पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वह बीमार सा जान पड़ता। मैकू ने कहा, कुछ बीमारी थी क्या? गरीब, नहीं तो दादा। मैकू, कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता दादा। मैकू, बाकी दे दी ना? गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर लिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला। भैया हो तो कह देना चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, अब की घर ही तमाकू बनी, स्वाद तो देखो, पीते हो तो। गरीब, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई और मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। और यह कहते कहते उसकी आंख भर आई। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ना थी। ओह, कितना निर्मत है, कितना सज्जनता और कितना अदब। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लौटा गिलास मांज कर शरबत बनाया।
माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लौटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहां से आ गया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मैकू, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी है, क्या करे। गंगी को तो रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं? क्यों इतना संकोचते हैं? चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने अम्मा से कहा, गरीब सिंह अब की बड़े दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब वह बेफिक्र कहाँ है बेटा? बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष ना हुआ। बाहर जाके मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा या नहीं? क्यों इतनी चिंता करते हो? मैकू ने आंख फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो ब्रजपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से हाय। दादा को भी उसका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब की वह आएगा तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे पर ठाकुर ना आए। फिर होली आई, फिर गांव में फांग होने लगे। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भांग चरस गाजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठा और नमकीन भाग बनाई। द्वार पर टट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे मगर कोठार से कोई ना आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कठोर वाले नहीं आए? भाई कहता नहीं। दादा से पूछती, भांग तो नहीं बची? कठोर वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे? सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवानी की ओर आग दहकती हुई दिखी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या है? वह आज होली चल रही है। होली तो कल ये जल गई। कौन जाने, वहां पंडितों ने आज होली जलाने का शायद बताई हो, तभी वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज ही होली जल गई। मैकू दुत पगली, होली तो सब जगह कल जलाई जाएगी। गंगी, तुम मानते नहीं हो? मैं मंदिर पर से देख आई हूँ, होली जल रही है। ना पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूं। मैकू, अच्छा चल दिखा। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम ना मानते थे? मैकू, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू मातो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए पर गंगी वहीं स्तंभ खड़ी रही। कुछ खबर ना रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा हो। वही दृश्य थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भांग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई।